लेकिन वो अगर ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ तो एडिशनल मेंबर आइडियली नहीं, शुड बी जुडिशियल मेंबर। अब कहानी आई, सेक्शन कह रहा है एडिशनल मेंबर, रूल 50 कह रहा है लार्जर बेंच, और लार्जर बेंच 4 ही तो होंगे, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं, 2 जुडिशियल 2 टेक्निकल। लेकिन उसमें प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर रहा है। तो ये टेक्निकल मेंबर डिपार्टमेंट का होगा कि ऑन अपॉइंट करेगा? Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। हम लोग जो लास्ट सेशन में कर रहे थे वो रूल 44 तक कर चुके हैं। रूल 45 शुरू करेंगे हम लोग, और ये रूल 45 में एडिशनल एविडेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले अनिमेश ने ये कुछ भेजा था, उसको डिस्कस करते हैं आपके साथ। स्कोप ऑफ अपील की लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन जीएसटी 80 रूल्स एंड सीजीएसटी एक्ट। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल में ऑब्वियसली ऑर्डर इन अपील का ही, यानी कि एपीएल 04 के अगेंस्ट ही आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, करेक्ट है ना? अब जरा इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, डीआरसी 07 आया, डीआरसी 07 के बाद एपीएल 04 आएगा, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी का। एपीएल 04 के अगेंस्ट आप एपीएल 05 फाइल करेंगे, कहां पर? अपीलेट ट्राइब्यूनल में। तो आपको इसी के अगेंस्ट आप जा सकते हैं ट्राइब्यूनल में। डीआरसी 07 के अगेंस्ट यहां नहीं जा सकते, करेक्ट है, यही लॉ भी है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ इश्यू है, क्या है वो देख लेते हैं। स्कोप ऑफ अपील, सेक्शन 112, व्हाट द सीजीएसटी एक्ट सेज, ओनली अपीलेट और रिविजनल ऑर्डर्स कैन बी अपील्ड बिफोर जीएसटी 80। लेकिन रूल 21 सब रूल 1 सेज आस्क फॉर ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल एडजुडिकेशन ऑर्डर। ये अब इनका खुद का इंटरप्रिटेशन है, इंप्लाइंग डायरेक्ट अपील्स फ्रॉम ऑर्डर इन ओरिजिनल, दैट इज डीआरसी 07। और प्रॉब्लम बता रहे हैं, कुड कॉज डिफेक्टिव फाइलिंग, रजिस्ट्री कंफ्यूजन एंड लिटिगेशन। तो क्या आप लोग ये मानते हैं कि सिर्फ ऑर्डर OIO यानी कि डीआरसी 07 मांगना का मतलब ये हो गया कि आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में डीआरसी 07 के अगेंस्ट जा रहे हैं? यस और नो, प्लीज बताइए। नेवर नेवर नेवर, करेक्ट। तो ये ऑर्डर इन ओरिजिनल मांग क्यों रहे हैं? व्हाई दे आर आस्किंग ऑर्डर इन ओरिजिनल? शायद इशू देखने के लिए। क्या चीज? इशू क्या है देखने के लिए। देखिए, आपको मैंने एक बात बताई थी जी, व्हाट आर द पावर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। मान लीजिए ऑर्डर इन ओरिजिनल में ऐसे करते हैं, दूसरा डीआरसी 01 में 6 इश्यूज थे, 1 2 3 4 5 6। डीआरसी 07 में ये एक इशू ड्रॉप कर दिया गया, तो अब कितना आ गया? 5। अब जब आप एपीएल 04 यानी कि अपीलेट अथॉरिटी में गए तो उन्होंने 1 2 3 और 5 ड्रॉप कर दिया। अब मुझे बताइए, अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप कौन सा इशू लेके जा सकते हैं? अपीलेट ट्राइब्यूनल में आप कौन सा इशू लेके जा सकते हैं? 1 2 3 4। सिर्फ 1 2 3 4 के अगेंस्ट ही जाएंगे? जी सर। क्या 5th इशू आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकता है? नो सर। या डिपार्टमेंट ये कह दे कि नहीं 5th इशू अपीलेट ट्राइब्यूनल में कंसिडर कीजिए, 2 ड्रॉप बट नॉट कंटेस्टेड एट एपीएल 04 यानी कि अपीलेट अथॉरिटी, आई वांट टू, डिपार्टमेंट सेज वी वांट टू कंटेस्ट इट हियर डायरेक्टली इनटू अपीलेट ट्रिब्यूनल। द इशू which was not raised before APL 04, can it be raised? The issue which was not raised at appellate authority can be raised directly at the appellate tribunal. Yes or no? सॉरी, क्या सर? मैं फिर से बता रहा हूँ, the issue which was not raised, ये 5th issue appellate authority में रेज नहीं हुआ, क्या appellate tribunal में रेज हो सकता है? नो सर। Okay. Anyone, any other view? सर, इन जनरल तो नहीं हो सकता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपीलेट ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू चूज दैट इशू व्हिच वाज नॉट रेज्ड बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। तो इफ अगर आप अपीलेट ट्राइब्यूनल को ये बताते हैं, बोथ डिपार्टमेंट साइड एंड द अपीलेंट साइड, दिस इशू शुड बी रेज्ड हियर एट अपीलेट ट्रिब्यूनल आल्सो बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और द न्यू एविडेंस यू हैव फाउंड समथिंग, और इफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दे कैन डिसाइड ऑन दैट इशू। करेक्ट है ना? ये हमने आपको बताया भी था, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, याद रखिएगा। द पावर विच आई एम राइट नाउ टेलिंग यू इज नॉट रिटन एनीवेयर। आप ITAT के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे तो वहां मिलेगा। और हाँ, मुझे याद आ रहा है एक जगह आपको लिखा हुआ भी कुछ था। जितेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। सर, कई बार ऐसा भी होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अपील में गया और अपील में 5 मुद्दे हैं, 5 पॉइंट है, तो अपीलेट अथॉरिटी बोलती है कि चलो ये 4 मुद्दे में आपके क्रैश कर देता हूँ,
ये एक पांचवा मुद्दा है, पांचवा मुद्दे पे आप पेमेंट कर दीजिए। तो मैं वो टाइम पे कंडीशनल मान जाता हूँ कि ठीक है चलो ये पांचवें मुद्दे पे मैं पेमेंट कर देता हूँ तो सारी मेरी 4 मुद्दे की पॉइंट की डिमांड ड्रॉप हो जाएगी। इसके अगेंस्ट में अगर डिपार्टमेंट अपील में जाता है तो फिर पांचवें मुद्दे के ऊपर मुझे फिर अपेलेट अथॉरिटी अपेलेट मतलब सेकंड अपेलेट अथॉरिटी में जाने का राइट है। ओके ऐसा होता है, आप समझे मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल। अब ये ग्राउंड्स व्हिच मे हैव टेकन इन अपील, इसको पढ़ते थे। अपेलेट शैल नॉट एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द अपेलेट ट्राइब्यूनल अर्ज और टू बी हर्ड इन सपोर्ट ऑफ एनी ग्राउंड्स नॉट सेट फोर्थ इन form of appeal, but the appellate tribunal in deciding the appeal shall not be confined to the grounds set forth in the form of appeal or those taken by leave of the appellate tribunal under these rules. अब देखिए ग्राउंड्स व्हिच कैन मे बी टेकन इन अपील में तो लोग साफ साफ लिख रहे हैं, द अपेलेंट शैल नॉट except by the leave of the appellate tribunal urge or to be heard in support of any grounds not set in the form of appeal. आपने अपील में नहीं लिखा, उसके बावजूद you can raise that ground, but appellate tribunal should be satisfied. Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. Provided that the appellate tribunal shall not rest its decision on any other grounds unless the party who may be affected thereby he has had a sufficient opportunity of being heard on that ground. तो ऑर्डर इन ओरिजिनल मंगवाने का ही कारण सिर्फ ये है to check what grounds have been raised in order in original, order in appeal and in the second stage of appeal. तो वो डिफेक्ट को भी तो चेक करना है, बिना उस डॉक्यूमेंट के कैसे पता लगेगा। तो एक ये था। दूसरा, डिफरिंग बेंच ओपिनियंस 1099 वर्सेस रूल 50। इफ मेंबर्स डिफर मैटर मस्ट गो टू ए थर्ड मेंबर फॉर मेजॉरिटी डिसीजंस। ठीक है। रूल 50 गिव्स प्रेसिडेंट पावर टू रेफर टू ए लार्जर बेंच नॉट अलाउड बाय द एक्ट। इसको लोग पढ़ लेते हैं, रूल 50 आया नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। ये तो हमने कर ही चुके थे, ये रूल 42 में जो लिखा हुआ था, ये हमें भी अजीब लग रहा था, ये क्या लिख दिया इन्होंने। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था, जो आपने बताया था कि DRC 07 को डायरेक्ट GST 80 में नहीं ले जा सकते हैं, तो क्या जैसे मैंने 07 के ग्राउंड्स को, अच्छा जी तो जैसे जी सर, जैसे APL 01 अगर मैंने लेट फाइल किया, अगर वो 3 मंथ और 1 मंथ के लेट फाइल हुआ, तो अगर अपील वहां से रिजेक्ट होती है तो क्या उसको फिर ले जा सकते हैं? कैसे ले जाएंगे? आपके पास APL 04 होना चाहिए। अच्छा, अगर वहां से रिजेक्ट हो जाती है, अगर टाइम लिमिट, आपके पास APL 04 तो है नहीं। जी सर। रिजेक्शन में क्या दे गिव यू APL 04? नो सर। तो जाएगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, पूरा इंडिया इसी कंफ्यूजन में है कि वहां से रिजेक्ट करवा लो, क्योंकि डिपार्टमेंट भी यही बोल रहा है। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स क्या बोलते हैं? रिजेक्ट करवा लो, फिर आप ट्राइब्यूनल में चले जाना। कैसे चले जाएंगे आप ट्राइब्यूनल में? बिल्कुल नहीं जा पाए, until unless any exceptions is being carved out, not possible. ओके सर। चलिए, ये हम लोग कर चुके थे आपके साथ। रूल ये वाला कि ये वाला अपने आप को ही ओवरराइड कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमने ऐसे भी इसको कैंसिल किया। हियरिंग ऑफ अपील और में ये प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस, हम लोग इतना कुछ हमने पढ़ा और हमने बताया कि पेज नंबर होना चाहिए, डबल स्पेसिंग होना चाहिए वगैरह वगैरह, और हमने ये भी बता दिया जितने भी एविडेंस हैं, ईच एंड एवरी एविडेंस शुड बी अटैच। मान लीजिए GST 2A के बेसिस पे आप कर रहे हैं तो एवरी 2A शुड फॉर दैट पीरियड पूरा 2A आपको अटैच करना पड़ेगा। या आप ई-वे बिल का है तो जितने भी तरह के फॉर्म्स है वो सारे अटैच करना पड़ेंगे, मूवी 01 से लेकर जिसको भी आप चैलेंज करना चाह रहे हैं। विदाउट एविडेंस यू कैन नॉट चैलेंज, क्योंकि जज आपको पूछेगा, कोर्ट आपको पूछेगा कि इसका एविडेंस क्या है, प्रूव इट। तब आप क्या कहेंगे? सर मैं आपको अभी दे रहा हूं। नहीं, उसी में वो जब इतना मोटा 200-300 पेज का बन जाएगा तो उसमें फ्लैग लगा के बताना पड़ेगा कि सर दिस इज द पेज, प्लीज सी इट, देयर इज नो सिग्नेचर इन DRC 07, प्लीज सी इट। तो वो पूरा का पूरा फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा। अभी तक तो अपेलेट अथॉरिटी में क्या कर रहे थे हम लोग, स्क्रीनशॉट ये सब लगा देते थे। स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट के अलावा भी अगर आप बाई चांस आप स्क्रीनशॉट देते हैं, गुड, उसके अलावा भी यू हैव टू पुट दी DRC 07 सर्टिफाइड कॉपी, तब जाके वो एविडेंस माना जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं माना जाएगा। प्लस अगर आप कोई जजमेंट कोर्ट करते हैं
तो जजमेंट का पैराग्राफ कोट कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसका एक बंडल बनाएंगे तो जजमेंट जो भी आप कोट कर रहे हैं वो पूरा जजमेंट की कॉपी भी उसी के साथ अटैच होनी चाहिए। मान लीजिए 10 पेज का जजमेंट है, उसमें से एक पैराग्राफ आपने कोट किया, तो वो जजमेंट की 10 पेज वो अटैच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जज विल सी वेदर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस एंड दैट योर केस इज मैचिंग और नॉट, व्हाट प्रिंसिपल्स द have been applied in passing that judgment। आप एक पैराग्राफ से पता नहीं लगेगा, तो they need the full judgment copy। Everything should be attached, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो फिर रूल 45 एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस। द पार्टीज टू द अपील शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एनी एडिशनल एविडेंस ईदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल। देख, सीधे मना ही कर दिया। प्रोवाइडेड दैट इफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोड्यूस और एनी विटनेस शैल बी एग्जामिन्ड और एनी एफिडेविट शैल बी फाइल्ड टू एनेबल इट टू pass orders or for any sufficient cause, or if adjudicating authority or the appellate or revisional authority had decided the case without giving sufficient opportunity to any party to adduce evidence। मैं आपको ये बता देता हूं, इसमें ये भी कह रहा है कि जो एविडेंस आपने appellate authority को दी है वही एविडेंस आपको appellate ट्राइब्यूनल को भी देनी है। तो दिस इज, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप केस फर्स्ट appellate authority में जा रहे हैं तो वो केस में जितने भी एविडेंस है उसी वक्त लगा उसमें होना चाहिए, कोई एडिशनल एविडेंस आप ट्राइब्यूनल को नहीं देंगे। फिर से पढ़ता हूं, प्रोवाइडेड दैट इफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोड्यूस और एनी विटनेस शैल बी एग्जामिन्ड और एनी एफिडेविट शैल बी फाइल्ड टू एनेबल इट टू पास ऑर्डर्स और एनी सफिशिएंट कॉज, और इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल हैज डिसाइडेड द केस विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू एनी पार्टी टू एड्यूस एविडेंस ऑन द पॉइंट स्पेसिफाइड by them or not specified by them, the appellate tribunal may by for reason to be recorded allow such documents to be produced or witness to be examined or affidavits to be filed or such evidence to be adduced। तो वही grounds, वही evidence आपको appellate tribunal में भी देनी हो। विटनेस की जरूरत कब आएगी? When is the requirement of witness? Hello, anyone? Fake invoice के केस में maybe their witness can be examined। चलिए आगे देखते हैं। The production of any document or the examination of any witness or adducing of any evidence under sub rule 1 may be done either before the appellate tribunal or before such authority as the appellate tribunal may direct। Where any such direction has been made by the appellate tribunal to produce any documents or to examine any witness or to adduce any evidence before any authority, the authority shall comply with the directions of the appellate tribunal, and after such compliance send the document, the record of the deposition of the witness or the record of the evidence adduced to the appellate tribunal। The appellate tribunal may of its own motion call for any documents or summon any witnesses on point at issue if it considers necessary to meet the ends of justice। कोई सवाल यहाँ तक? चलिए, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस बाय एफिडेविट। द appellate tribunal may direct the parties to give evidence if any by affidavit, notwithstanding anything contained in sub rule 1 where the appellate tribunal considers it necessary in the interest of natural justice, it may order cross examination of any deponent on the points of conflict either through, अब इसके ऊपर तो एक कोर्ट केसेस भी होने लगे, to the appellant the petitioner has the right to cross examine the documents or witnesses। yes or no? cross examine का पावर है या नहीं? right to power भी नहीं, right है या नहीं? whether the taxpayer has the right to cross examine the witness, obviously lawyer के थ्रू करेगा। मेरा तो मानना हाँ कर, right है। adjournment of appeal, the appellate tribunal may on such terms as deem fit at any stage of the proceeding adjourn the hearing of the appeal proceedings to be open to public। The proceeding before the appellate tribunal shall be open to public, provided that the appellate tribunal may, if it deem fit, order at any stage of the proceedings of any particular case that the public generally or any particular person shall not have access to or to remain in the room or building used by the appellate tribunal। Rule 49, procedure for filing of and disposal of interlocutory application। The provisions of the rules regarding the filing of interlocutory applications shall, in so far as may be apply mutatis mutandis to the filing of application under this rule। कौन सा रूल में है ये? रूल 29 होना चाहिए if I'm not wrong, interlocutory appeal। रूल 50, appeal refer to larger bench। अच्छा, ये यहीं पर, in case of different opinions of members of bench while hearing an appeal, the appeal shall be referred to larger bench by the president
as it deems fit for disposal of the appeal. अब इसमें क्या लिखा हुआ है? If members differ, matter must go to a third member for majority decision. Rule 50 gives President power to refer to a larger bench. सेक्शन 109 में क्या लिखा है सर? फिर ये रूल में लिखा है ना, Section 109. 109. If after hearing the case, the members differ in their opinion on any points, such members shall state the point or points on which they differ, and the president shall refer such case for hearing, where the appeal was originally heard by members of state bench to another member of state bench within the state, or where no such other state bench is available within the state to a member of a state bench in another state, where the appeal was originally heard by members of principal bench to another, ठीक है, and such point or points shall be decided according to majority opinion, including the opinion of the members who first heard the case. तो अब कहानी ये है, यहाँ लिख रहे हैं लार्जर बेंच, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल्सो रेफर सेक्शन 109 सब सेक्शन 9. अब देखिए, मैं इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है. इसको समझने के लिए ये समझते हैं, टोटल स्टेट बेंच में कितने मेंबर्स हैं? टोटल स्टेट बेंच में कितने मेंबर्स हैं? 4. 2 जुडिशियल मेंबर और 2 टेक्निकल मेंबर. टेक्निकल में एक सेंटर का होगा, एक स्टेट का होगा, करेक्ट है. अब स्टेट बेंच में आते हैं. स्टेट बेंच में अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या पेनल्टी फीस अप टू 50,000 तो सिंगल टेक्निकल मेंबर. लेकिन जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या तो वहां एक जुडिशियल एक टेक्निकल, और जहां क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है और एक्सीड्स 50,000 में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है तो भी एक जुडिशियल एक टेक्निकल. अब एक और मेंबर कौन होगा? टेक्निकल होगा या फिर जुडिशियल होगा? ये एक्ट साइलेंट है. मान लीजिए क्वेश्चन ऑफ लॉ है और एक और टेक्निकल मेंबर अपॉइंट कर दिया गया, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ है और एक टेक्निकल मेंबर और अपॉइंट कर दिया गया, तो ऑब्वियसली देन यू कैन फर्दर चैलेंज कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस बेंच इज नॉट करेक्ट. तो आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ में और एक जुडिशियल मेंबर अपॉइंट करना पड़ेगा यहां पर. और अगर यहां पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, 1 जुडिशियल 1 टेक्निकल, तो यहां पर कोई एक जुडिशियल हो या एक टेक्निकल हो, मे बी, आई डोंट नो कि क्या करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. तो सेक्शन 109 सबसेक्शन 9 तो सिंपली ये कह रहा है कि एक किसी और मेंबर को आप अपॉइंट कर लीजिए, लेकिन वो कौन होगा? टेक्निकल होगा या फिर जुडिशियल होगा. अब रूल को पढ़ते हैं. इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेंच व्हाइल हियरिंग एन अपील शैल बी रेफर टू ए लार्जर बेंच बाय द प्रेसिडेंट एज इट डीम फिट फॉर डिस्पोजल ऑफ द अपील. अब इसको जरा समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है. मान लीजिए ओनली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो 1 जुडिशियल एंड 1 टेक्निकल. द एडिशनल मेंबर आइडियली शुड बी व्हाट? टेक्निकल और जुडिशियल? जुडिशियल ही होना चाहिए आइडियली. लेकिन वो अगर ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ तो एडिशनल मेंबर आइडियली नहीं, शुड बी जुडिशियल मेंबर. अब कहानी आई, सेक्शन कह रहा है एडिशनल मेंबर, रूल 50 कह रहा है लार्जर बेंच, और लार्जर बेंच 4 ही तो होंगे, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं. 2 जुडिशियल 2 टेक्निकल, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर रहा है. तो ये टेक्निकल मेंबर डिपार्टमेंट का होगा कि ऑन अपॉइंट करेगा? नहीं, जो ऑलरेडी होंगे. अब जैसे 2 टेक्निकल मेंबर है, एक जुडिशियल एक टेक्निकल सेंटर का सुन रहा है, या एक जुडिशियल एक टेक्निकल स्टेट का सुन रहा है, तो कोई भी हो सकता है, एडिशनल कोई भी हो सकता है. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो एक जुडिशियल एक टेक्निकल सुनेगा ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000, तभी तो 2 लोग बैठेंगे. और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो एक जुडिशियल एक टेक्निकल ही बैठेगा. क्या लग रहा है जितेंद्र जी? हाँ सर. क्या लग रहा है सर? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता. नहीं, सही डायरेक्शन में है, मतलब सही इंटरप्रिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. ये भी एक सवाल है. इसका क्लैरिफिकेशन आएगा मुझे लगता है. मुझे लगता है कि कोई खास मैटर है नहीं. लार्जर बेंच का मतलब 2 से ज्यादा, 4 से ज्यादा हो नहीं सकते, 4 कर नहीं सकते, नहीं तो फिर 2 फेवर में 2 अगेंस्ट हो जाएगा, तो तीसरा ही होगा. लार्जर बेंच का में इसका तीसरा ही, तो बहुत ज्यादा इसमें इसमें रीड करने की जरूरत नहीं है. मे बी क्लैरिफिकेटरी में कुछ आ जाए तो आ जाए. चलिए.
Order to be signed and dated. Every order of the appellate tribunal shall be in writing and shall be signed and dated by the members constituting the bench concerned. The members' hearing of the matter shall be typed on the first page of the order. If the order is dictated on the bench, the date of dictation will be the date of the final order. If the order is reserved, the date of final order will be the date on which the order is pronounced. तो ये सब आपको ये ऑन द बेंच यानी कि जज बैठे बैठे ऑर्डर डिक्टेट कर देता है, तो वो जो डेट ऑफ डिक्टेशन विल बी द डेट ऑफ फाइनल ऑर्डर. लेकिन इफ द ऑर्डर इज रिजर्व, डिक्टेट नहीं करता है, तब जिस डेट को वो ऑर्डर लिख रहा होता है. इन केसेस वेयर जीस्ट ऑफ द डिसीजन इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द डिटेल्ड ऑर्डर, द लास्ट पैरा ऑफ द डिटेल्ड ऑर्डर शैल स्पेसिफाई द डेट on which the gist of decision was pronounced, and in such cases the date of final order shall be the date on which all the members of the bench sign the order, and where the order is signed on different dates by the members of the bench, the last of the dates will be the date of the order. Publication of the order. Such of the orders of the appellate tribunal as are deemed fit for publication in any authoritative report or press may be released for such publication on such terms and conditions as the appellate tribunal may lay down. चलिए, तो ये हो गया. यहां तक किसी को कुछ कहना है? मुकेश जी, एनीथिंग? मुकेश जी नहीं है क्या? ओके सर, इसमें जो एडजॉर्नमेंट की बात की है तो इसमें भी मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट ही मिलेंगे? नहीं, जरूरी नहीं. लेकिन मैंने देखा है एक हियरिंग या मैक्सिमम 2 हियरिंग काफी होती है. देखिए, ऑलमोस्ट हो गया. कोर्ट डायरी. डायरी शैल बी केप्ट बाय द कोर्ट ऑफिसर विच शैल इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन एज गिवन इन CDR 02 एज में बी स्पेसिफाइड इन ईच अपील और पिटिशन और एप्लीकेशन एट दे शैल बी रिटन legibly. कौन सा फॉर्म था? CDR 2. कोर्ट डायरी. अपील नंबर, appellant or respondent, time at which sitting of bench commenced, time at which the bench rose for lunch, time at which bench reassembled, time at which bench finally rose for the day, whether the judgment is dictated in the open court, if so by which member and which SPS or PA took dictation, if not member to whom the case is assigned for passing the order, whether the matter is part heard, if so the next date given for hearing, whether order is reserved, if so the date of pronouncement of the order, whether matter is adjourned with the date, then the next date of hearing, initials of gazetted officers, remarks. और ये सब आप देखेंगे हाई कोर्ट में, तो ये इन्होंने सब जगह टीवी लगाया हुआ है, वहां पर ये आता रहता है पूरा. इतना डिटेल तो नहीं आता है. ये CDR 01 तो नजर आता है. ये CDR 02 मैंने कभी इस तरह का चीज देखा नहीं है कोर्ट में. मे बी उन लोगों के पास कोई रजिस्टर होता होगा, लैपटॉप कंप्यूटर होता होगा, उसमें करते होंगे. द डायरी इन द मेन फाइल. अब ये सारा कुछ जब कंप्यूटर सही है तो ये डायरी वर्ड ये सब क्यों लिख रहे हैं? द डायरी इन द मेन फाइल शैल कंटेन ए कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द अपील और द पिटिशन और एप्लीकेशन, द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर पास देयर ऑन, and in execution proceeding it shall contain a complete record of all proceeding in execution of order or direction or rule, and shall be checked by deputy registrar or assistant registrar and initiated once in a fortnight. Order sheet. The court officer of the bench shall maintain order sheet which shall include all the information specified in form 2 in every proceeding, shall contain all order passed by the appellate tribunal from time to time. Form 02. Order sheet. Brief order mentioning reference if necessary, how complied and date of compliance. Form of appeal presented by hand or received by post or online from appellant on has been registered. It is in order. It is not in the order for the reasons stated. All orders passed by the appellate tribunal shall be in English, and the same shall be signed by the members of the appellate tribunal constituting the bench, provided that the routine orders such as call for the records, put up with records, adjournment and any other order as may be directed by the member of tribunal shall be signed by the court officer of the bench. Order sign करेंगे बेंच, लेकिन बाकी रूटीन मैटर कोई रिकॉर्ड मंगवाना है, एडजॉर्न करना है, तो वो कोर्ट ऑफिसर साइन कर सकता है. The order sheet shall also contain the reference number of the appeal or petition or application, date of order and all incidental details including short cause title thereof. Maintenance of court diary. The court officer of the bench shall maintain on GST80 portal a court diary wherein he shall record the proceeding of the court for each sitting with respect to applications or petitions or appeals listed in the daily cause list. The matters to be recorded in the court diary shall include details as to whether the case is adjourned or partly heard or heard and dispose of or heard and order reserved as the case may, along with the dates of next sitting wherever applicable. तो ये तो CDR 0 कोर्ट डायरी यही तो था. ठीक है. Statutes or citations for reference.
The parties or authorized representative or legal practitioner shall, before the commencement of the proceedings for the day, furnish to the court officer a list of law journals, reports, statutes and other citation which may be needed for reference or photocopy of full text thereof. देखिए झारखंड हाई कोर्ट में क्या हुआ था, हम लोग ने एयरक्राफ्ट एक्ट की दो कॉपी दो किताब जो बेयर एक्ट की वो लेके चले थे. बाई चांस बेंच के पास ना हो तो लॉयर क्या करता, वही लेके चलता, वो दे देता है. और क्या हुआ, सर्विस टैक्स का मैटर था, बेंच के पास सर्विस टैक्स की बुक ही नहीं थी, आप समझ रहे हैं. तो और हम लोग भी लेके नहीं चले थे. तो ये एक तो ऐसे केस में आप लोग जब ट्राइब्यूनल में जाएं तो जितने भी आप खुद लेके चले, ताकि अगर बेंच के पास ना हो तो आप उनको दे दे गिफ्ट के रूप में. Calling of cases in court. Subject to the orders of the bench, the court officer shall call the cases listed in the cause list in the serial order. तो वो बोलते भी हैं और टीवी में भी आता है कि सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 करके कॉल करते हैं. Regulation of court work. When the appellate tribunal is holding a sitting, the deputy registrar or assistant registrar shall ensure that no inconvenience or wastage of time is caused to the bench in making available the services of court officer or stenographer or peon or attendant, and the court officer shall ensure that perfect silence is maintained in and around the court hall and no disturbance whatsoever is caused to the functioning of the bench, and the proper care is taken to maintain dignity and decorum of the court. When the bench passes order or issues directions, the court officer shall ensure that the records of the case along with the proceedings or orders of the bench are transmitted immediately to the deputy registrar or assistant registrar, and deputy registrar shall verify the case record received from the court officer with reference to the cause list and take immediate steps to communicate the direction or orders of the bench. चलिए इनका internally हो गया. Maintenance of registers to be maintained. The following registers shall be maintained online, offline and posted on day-to-day basis by such ministerial officer or officer of the registry may, subject to any order of the president, register of unnumbered petitions of or appeals, CDR3, CDR4 or CDR5. एक बार देख लेते हैं. Register of provisional appeals. Provisional appeal, appellant name, address, respondent, number of orders, state, appeal accepted, rejected, date, payment of fee, remarks. Provisional appeal क्या होता है? 59A. Unnumbered petitions. अच्छा, देखिए जब आप अपील फाइल करते हैं ट्राइब्यूनल में तो उनको क्या करना है, सीरियल नंबर 1, 2, 3 करके उनमें डेट डालनी होती है. लेकिन कुछ अपील में सीरियल नंबर वो लिखते ही नहीं है. जब तक सीरियल नंबर नहीं लिखेंगे डेट ही नहीं आएगी. तो वो अननंबर्ड पिटीशंस हो गए. तो उसी को वो प्रोविजनल अपील्स भी बोल रहे हैं. रजिस्टर ऑफ प्रोविजनल अपील्स, इनकी डेट कभी नहीं आएगी जब तक आप सीरियल नंबर नहीं आएगा उसमें. तो उसमें कोई डिफेक्ट होगा इसलिए सीरियल नंबर नहीं दे रहे हैं. इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. तो ऐसे केस में आपको अपीलेट ट्राइब्यूनल से फॉलो अप करना होगा सीरियल नंबर क्यों नहीं है इसमें. मान लीजिए जैसे ही आपने अपील फाइल किया वैसे ही आपको 2-3 दिन या 4-5 दिन के अंदर सीरियल नंबर आ जाना चाहिए. सीरियल नंबर के जैसे ही आ गया डेट भी आ जाएगा. लेकिन ना सीरियल नंबर अगर नहीं आया तो डेट भी नहीं आएगा. मुझे लग रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीरियल नंबर आता ही नहीं है, नंबर नहीं होता. मतलब वो पता नहीं क्या कहानी है. एनीवन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट. रजिस्टर ऑफ पिटिशंस और अपील, CDR04. अपील, appellant name, respondent, number of order in appeal, period of dispute, section under which original order is passed, state, bench to which assigned and whether single member case, interim order of date of final order appeal, nature of fallout remarks. Register of appeal, register of petitions और appeal, ठीक है. register of interlocutory application, ये भी ठीक है. चलिए ये तो हो गया. तो ये हम लोग ने किया register of provisional appeals, register of petitions, register of interlocutory applications, ठीक है. arrangement of records in pending matters. The record of appeal of petition shall be divided into the following 4 parts and shall be collated and maintained. Main file, petition being kept separately, मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल, प्रोसेस फाइल एंड एग्जीक्यूशन फाइल. अब इनका कुछ रिकॉर्ड सिस्टम होगा, अलमीरा होगा, उसमें ये रखेंगे. Contents of main file. The main file shall be kept in the following order and shall be maintained as permanent record till order to be destroyed under the rules. Till order to be destroyed. Index, order sheet, final order or judgment, form of appeal or petition, counter or reply or objection, oral evidence or proof of affidavit, evidence taken on commission, documentary evidence and written arguments. चलिए. Contents of process file. The process file shall contain the following item: index, power of attorney or वकालतनामा, summons and other process and affidavit relating thereto,
applications for summoning witnesses, letters calling records, and all other miscellaneous papers such as postal acknowledgement. Content of execution file. The execution file shall contain the following items: name, index, order sheet, execution application, this is my एक मिनट मेन फाइल. इसके लिए रूल 61, ये रूल 62, रूल 63, रूल 64, यही है ना. प्रोसेस फाइल है. ओके ओके, ये 62 है. एग्जीक्यूशन फाइल. अब देखिए इनको भी है ना, ये अरेंज ठीक से नहीं है. ये बेसिकली ये बी होना चाहिए था, डी. ठीक है. प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड. ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड रिलेटिंग टू पिटिशंस और एप्लीकेशंस dealt with by the appellate tribunal shall be stored or maintained as provided in these rules, and other physical records kept in a record room shall be preserved for a period of 5 years after passing of the final order. तो उसके बाद अगर वो ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा. हाँ, यहाँ लिखा होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और पेंडिंग है तो 5 साल. नॉट विथ एनी कंटेंट इन सब रूल, द रिकॉर्ड ऑफ पिटिशन एप्लीकेशन डेल्ट विद बाय द अपीलेट इंक्लूडिंग दिस शैल बी मेंटेन्ड. नॉट विथ एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1, द रिकॉर्ड ऑफ द पिटिशंस और एप्लीकेशन डेल्ट विद बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग द ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस पास्ड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी मेंटेन्ड बाय द रजिस्ट्री ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years आफ्टर पासिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर. यहाँ ये रिकॉर्ड को ये डिस्ट्रॉय करेंगे. इफ द केस इज पेंडिंग इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाउ कैन दे डिस्ट्रॉय द रिकॉर्ड? पता नहीं. चलिए. द रिकॉर्ड कीपर और एनी अदर ऑफिसर सो डेजिग्नेटेड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्ड्स कंसाइन्ड टू द रिकॉर्ड रूम. ही शैल स्क्रूटनाइज द रिकॉर्ड रिसीव्ड बाय हिम विद इन 3 days एंड प्रिपेयर एन इंडेक्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. On expiry of the period for preservation of the records specified under Rule 65, the registrar shall weed out the record. चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया. इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड हम लोग कल करेंगे. चलिए, किसी को कुछ कहना हो? एनी ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन? गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग अनिमेश, बोलो. सर कल एक हम जजमेंट डाले थे पटना हाई कोर्ट का. ओके. हाँ, उसमें 16/5 में वो रिफंड भी अनाउंस किए हैं जज, और उसमें एक बड़ा अच्छा चीज वो फैक्ट ले रहे हैं सर. क्या? 78 को रिकवरी वाला. हाँ, ऑफिसर को माफी मांगना पड़ा और हमको पता चला ऑफिसर के ऊपर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है. अब नहीं, 16/5 वो कारण वो 3 रिकवरी month कैसे कर लिए? हाँ, ये सब तो गड़बड़ कर. नहीं, वो 78 के लिए 3 महीने के अंदर ही रिकवरी कर लिया, जबकि 78 में से 3 month 29 में है. हाँ, मतलब DRC 07 के बाद 3 महीने 4 महीने रुकना चाहिए उसको कम से कम, क्योंकि मेरे 4 महीने अपील का टाइम. हाँ, उसने 1 महीने के अंदर ही कर लिया. उसको लगा कि वही सॉलिड रेवेन्यू बहुत कोर्ट स्ट्रिक्ट होके 12% इंटरेस्ट भी हुआ. हाँ, 12% इंटरेस्ट के साथ रिफंड बोले हैं. अब हम लोग का केस में क्या होता है, मैं देखा है कल 2-3 गो ऑफिसर इंटीमेट ही नहीं. आवाज ठीक नहीं आ रहा. अनिमेश, आवाज नहीं आया. अनिमेश, हेलो. ऑर्डर के बाद वो अनिमेश, आवाज ही नहीं आया. हो गया 3 महीना हो गया सर. यस सर. ठीक है, ठीक. अब सर नहीं, तुम्हारा आवाज ही ठीक से नहीं आया सर. अब आ रही है सर? फिर से कहो. अब आ रही है बात सर? हाँ, बोलो. सर, जैसे ऑर्डर होने के बाद इंटीमेशन रिकवरी का देना मैंडेटरी है सर. यस. लेकिन वो देता नहीं है कभी भी. हाँ, वो नहीं देता तो एक्शन लो, और क्या. 3 महीने का वेट किया, 3 महीने जैसे वेट हुआ अटैचमेंट भेज देते हैं बिना इंटीमेशन का. नहीं, इंटीमेशन मैंडेटरी है, सेक्शन में लिखा हुआ है. हमारे पास बहुत सारा केस है मार्च के एंड में. हाँ, 3 महीना का वेट किया वो लोग, 3 month क्रॉस किया, सीधा बैंक को लेटर भेज दिया वो लोग. नहीं, पार्टी को बिना इंटीमेशन किए हुए. इंटीमेशन मैंडेटरी है. अच्छा, इसको हम लोग ग्राउंड ले सकते हैं सर? अब देखो, रिकवरी होने के बाद क्या ग्राउंड लेगा? फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में बोलेगा रिकवरी आपको. 1 मिनट, ये रहा. मतलब क्या ग्राउंड होगा? मेरिट के बेसिस पे ही कोर्ट में जाओगे ना. 16/5 में तो ग्राउंड था, सॉलिड ग्राउंड था कि रिकवरी बनती नहीं थी. लेकिन अगर बाई चांस रिकवरी बनती हो तो कोर्ट में जाके क्या कहोगे? लेकिन इसकी रिकवरी सर एक्ट के नोटिफिकेशन आने से पहले हुआ है. 22 में रिकवरी हुई थी इसकी. लेकिन फिर भी जब कोर्ट गया तो रिकवरी नहीं बनता था ना, तो उसका सॉलिड ग्राउंड बन गया. ओके. इसमें देखो. अच्छा रुको, शेयर नहीं. DRC 07 shall be treated as notice for recovery. Where appeal is filed, recovery proceedings shall be stayed. Rule 142B, wherein before recovery a notice shall be uploaded in 1D within 7 days of the date of said intimation, said amount shall be posted in electronic liability register. इसमें कहीं लिखा हुआ तो है, वो पढ़ना पड़ेगा, है ना? यस सर. इसको एक बार पढ़ना. बहुत अच्छा जजमेंट दिया है. 12%
इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना है डिपार्टमेंट को। हाँ, लेकिन वो जजमेंट को हर केस में तुम अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.